से मांगना पड़ता है। ये सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ फालतू बातें चल रही हैं, ऐसा है वैसा है, इसको खरीद लो उसको खरीदना बंद करो यार, अब ख़त्म हुआ मैटर। हमारे पास विकल्प है और हमने चुना है और वो विकल्प हम पूरा करेंगे और पूरा मेहनत कर रहे हैं और वो चीज़ हम साबित करके दिखाएंगे। यही 15 अक्टूबर को मैं बोलता हूँ, खुद जितने युवा हैं सीना ठोक के वोट देंगे और एडवोकेट अखिलेश चौबे को विधायक बना के दिखाएंगे। To the Inside Story. My name is Rajiv Kevajad, and of course, you're watching me on Lemon News. That's right, we are coming to you from Lemon News. This is, of course, Inside Story. और जैसा कि यहीं पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार हम लोग बोल चुके हैं कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का प्रश्न है या शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, सब मजे हुए लोग हैं, मेच्योर्ड लोग हैं। इनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी ही टांग पर या तो कुल्हाड़ी मारे या फिर अपने आप को गोली मार ले। इनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है। जहाँ भले उद्धव ठाकरे जी हों एक तरफ या दूसरी ओर नरेंद्र मोदी हों, नितिन गडकरी हों या कोई भी हों, आखिरकार 1989 में बनी हुई एक युति या गठबंधन या अलायंस, 1989 की बनी हुई अलायंस इतनी जल्दी टूटती नहीं है। और वही हुआ है। जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का प्रश्न है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग तकरीबन हो चुकी है। हाँ, कांग्रेस एनसीपी में मुझे पूरी उम्मीद है वहां पर भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आफ्टर ऑल, दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज, irrespective of what a lot of other channels might be saying, irrespective of whatever you might be hearing on all other channels, all the noise that you might be hearing in the rest of the media, I can assure you that these are politicians. They are from Maharashtra and they're very good politicians. And they're very pragmatic people, very realistic people. They are not going to shoot themselves in the foot. Now, let's first take a look at the headlines. After that, we will speak to our old friend, editor of Dopaher Ka Samna, and of course, senior leader of the Shiv Sena now, प्रेम शुक्ला, who is right here with us in the studio. हम प्रेम शुक्ला जी से बात करेंगे। शिवसेना के प्रेम शुक्ला, अब शिवसेना के वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले देख लें अब तक की हेडलाइंस। पहली ही कोशिश में मंगल पर पहुंचा भारत। मंगलयान ने किया मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश। मंगलयान के मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के दौरान मौजूद रहे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने दी देशवासियों को बधाई। दिग्विजय सिंह का बयान, कहा धर्मनिरपेक्षता को लेकर कांग्रेस बदले अपनी सोच, मुस्लिम कट्टरपंथियों पर भी कांग्रेस हो हमलावर। चुमार में बॉर्डर पर डटे 1000 भारतीय सैनिक। सूत्रों की खबर, विवाद खत्म करने के लिए चीन ने दिया फ्लैग मीटिंग का प्रस्ताव। और इसके साथ ही अमेरिका दौरे पर कल रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 100 घंटे में करेंगे 50 कार्यक्रमों को संबोधित। और इसके पहले कि हम लोग देख लें कि अब तक क्या हुआ है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में, यानी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का जो गठबंधन है या शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, उसमें असल में क्या हुआ है, हम सीधे साधे तौर पर प्रेम शुक्ला जी से ही पूछ लेते हैं कि भाई आखिरकार अब तक गठबंधन की या समझौते की जो अनाउंसमेंट होनी थी, आज शाम को अमित शाह जी को आना था, वो आखिरकार क्यों नहीं आए? प्रेम शुक्ला जी बताएं। निश्चित तौर पर गठबंधन का, महागठबंधन के साथियों को जो है वो संतुष्ट करने की प्रक्रिया जारी है जी। वो जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वो गठबंधन का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। पहला जो मूल चीज़ थी कि गठबंधन में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, जो 25 वर्ष पुराना गठबंधन है, उस गठबंधन में जो गतिरोध था
उसको कल समाप्त कर लिया गया। जैसे ही शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, वैसे ये सिद्ध हो गया कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अब कोई गतिरोध शेष नहीं है। चूंकि पहली मर्तबा 1989 से लेकर 2014 के बीच जितने भी चुनाव हुए हैं, ये पहला अवसर है जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ कुछ और नए दल शामिल हुए हैं। तो नए दलों को जो है सीट देना, उनकी आकांक्षाओं को पूरी करना और जो भावी सत्ता है उसमें भी उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, यह भी जो है दायित्व गठबंधन के बड़े दलों का है। उस दायित्व के निर्वाह में गठबंधन के दल जुटे हुए हैं और मुझे लगता है कि वो गतिरोध भी शीघ्र समाप्त हो जाएगा और महागठबंधन पूरी चुनावी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरेगा और कांग्रेस एनसीपी के नेतृत्व वाले भ्रष्ट गठबंधन को परास्त करेगा। जी हाँ, अब इस वक्त हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी शिवसेना के वरिष्ठ नेता। अब प्रेम शुक्ला जी ये भी बता दीजिए, जहाँ तक के मीडिया का प्रश्न है, अन्य मीडिया का प्रश्न है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक के इस चैनल का प्रश्न है, लेमन का प्रश्न है और जहाँ तक कि इस शो का प्रश्न है, बार बार हम लोगों ने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो अंडरस्टैंडिंग है 25 साल पुरानी अंडरस्टैंडिंग है। इसके बावजूद कि आज की तारीख में बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच नहीं है, प्रमोद महाजन जी हमारे बीच नहीं है, गोपीनाथ मुंडे जी हमारे बीच नहीं हैं और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, उनको ज़्यादा भूमिका नहीं दी है। इसके बावजूद जो नया नेतृत्व है, क्योंकि उसने अपने पुराने नेतृत्व से सीखा है, इसलिए ये गठबंधन टूटेगा नहीं। तो आखिरकार अब तक ऐसी अटकलें क्यों आ रही थी कि भाई ये टूटने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है? सामना में भी न जाने क्या कुछ लिखा जा रहा था, बीजेपी की तरफ से भी काफी वक्तव्य आ रहे थे। आप ये बताएं कि आखिरकार इस किस्म की अटकलें क्यों लगाई जा रही थी? आप पत्रकार भी हैं, आप पॉलिटिशियन भी हैं, दोनों हैं, जरा समझाएं। महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से देखने वाले पत्रकारों में आप रहे हैं और 1989 में जब गठबंधन हुआ से लेकर 2014 तक जब भी कोई चुनाव आता है तो इन खबरों को, आशंकाओं को व्यक्त करना जो है मीडिया प्रारंभ कर देती है कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बारे में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में निश्चित तौर पर हमारे नेतृत्व की बड़ी भूमिका उस समय की रही है, लेकिन इस बात को नहीं बिसारना चाहिए कि 1989 में जब पहली बार गठबंधन हुआ तो गठबंधन सिर्फ नेताओं के बीच नहीं हुआ था, बल्कि कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के बीच भी गठबंधन था। और भारतीय जनता पार्टी में 30 जिले तब महाराष्ट्र में हुआ करते थे, 30 जिलों के पदाधिकारियों ने जिला स्तर पर गुप्त मतदान किया था और सिर्फ चंद्रपुर जिला अकेला था जहां पर 50% लोग गठबंधन के समर्थन में थे और 50% लोग गठबंधन के विरोध में थे। 29.5 जिले के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो उस गतिरोध को मिटाने के लिए हमारे संगठन और भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन भी जो है चिंतित हो जाते हैं। इसलिए ये एक बहुत बढ़िया वैचारिक गठबंधन है और हिंदुत्व इस वैचारिक गठबंधन का फेविकोल है और जब तक ये फेविकोल लगा हुआ है लोग आशंकाएं व्यक्त कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कि हम दो भाई हैं। Just one small thing. जी। This program is not sponsored by Fevicol. Again, this program is not sponsored by Fevicol. We would like Fevicol to sponsor us, but we have nothing to do with Fevicol. नहीं, हिंदुत्व का फेविकोल तो वैसे भी नहीं बनाया जा सकता है, हम वो हमारे पास ही है उसका। तो हिंदुत्व का फेविकोल, और हिंदुत्व जो है वो शेरनी का दूध है, वो हर कोई पी नहीं सकता। तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो कोई इस दूध को पिएगा उसको अपच हो जाएगा, इसलिए इस पर हमारा जो है ट्रेडमार्क हमारा ही है, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। और यहाँ पर दूसरी चीज ये भी है कि चलिए अभी तो आपका गठबंधन हो गया, तकरीबन अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आगे जो आपके साथ जो पार्टियां हैं, जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठावले ग्रुप है, विनायक मेटे जी की जो पार्टी है, और साथ में एक या दो और भी पार्टीज हैं, उन सब लोगों को मिला करके आखिर में आप चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे। अब यहाँ पर ये बताइए, जहाँ पर और इस विषय में आज तक कभी बात नहीं हुई है, मैंने तो नहीं देखी, अलग अलग चैनल्स पे मैं देखता हूँ, आपको भी देखता हूँ जाते हुए, इस विषय में अब तक कोई बात नहीं हुई है, इसलिए मैं आज ही उठा रहा हूँ। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री भले जिस मर्जी का हो, आपका हो, जिस मर्जी का हो, जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी लिहाजा उसी का मुख्यमंत्री होगा, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये विचार है और ये पब्लिकली आधिकारिक तौर पर ये व्यक्त कर चुके हैं कि विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग होना चाहिए और ये मूवमेंट तूल पकड़ने वाली ही है। आखिरकार तेलंगाना जब से बन गया, झारखंड जब से बन गया और उत्तराखंड जब से बन गया, तब से विदर्भ की मांग को लेकर के बहुत लोग बड़े उत्साहित हैं विदर्भ में। शिवसेना इसके खिलाफ है। यहां पर आप एक दूसरे को रेकंसाइल कैसे करेंगे?
ये देखिए बताएं। देखिए, विदर्भ की मांग भारतीय जनता पार्टी कोई नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के साथ ही वो छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। जी। और शिवसेना प्रमुख ने ये बहुत साफ तौर पर कहा था कि अखंड महाराष्ट्र की जो हमारी परिकल्पना थी, वो परिकल्पना अभी तक साकार ही नहीं हुई है, क्योंकि कर्नाटक के सीमावर्ती जो जिले हैं, उन सीमावर्ती जिलों का जो मराठी हिस्सा है आज तक महाराष्ट्र को मिला ही नहीं। अभी तक आपने महाराष्ट्र को अखंड महाराष्ट्र बनाने का न्याय किया नहीं, और आप विदर्भ को भी बांट लेंगे तो महाराष्ट्र पर अन्याय होगा। और भाषावार प्रांत रचना जो है, जब इस देश ने स्वीकार किया है, तो एक मराठी भाषी राज्य की जो समग्र संकल्पना थी, पहले उसको साकार किया जाना आवश्यक है। अब दूसरी बात है कि विदर्भ आप क्यों अलग करना चाहते हैं? तो विदर्भ अलग करने के पीछे एकमेव तर्क है कि वो छोटा राज्य हो जाएगा तो उसका विकास हो जाएगा। हम कहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत रहते हुए ही विदर्भ के समग्र विकास के लिए शिवसेना संकल्पबद्ध है, और पहले 5 वर्षों तक हम दोनों मिलकर जो है विदर्भ के विकास का समग्र प्रयास करें। जब वो प्रयास करने में हम सफल नहीं होंगे तब हम बात करेंगे इस विषय पर। पहले हम अखंड महाराष्ट्र को, जो हमारा सपना था, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन जिसके लिए खड़ा किया गया था, पहले उसको साकार करने में सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला पेंडिंग है। ऐसी स्थिति में जो है बारंबार शिवसेना की तरफ से मांग रही है कि पहले जो सीमावर्ती राज्य कर्नाटक के हैं, जब तक सर्वोच्च न्यायालय कोई उस पर जो है फैसला नहीं सुनाता, तब तक उनको राष्ट्रपति शासन वहां लागू किया जाए, ताकि उन राज्यों को, जिस तरह से उन राज्य में उस जिलों में रहने वाले बेलगांव, कारवार, निपाणी, भालकी, इन इलाकों में रहने वाले लोगों को जिस तरह से उत्पीड़ित किया जा रहा है कन्नड़ भाषियों द्वारा, उस उत्पीड़न को समाप्त किया जाए। हमारी दृष्टि में बेलगांव को महाराष्ट्र में शामिल करना विदर्भ के विखंडन से पहली प्राथमिकता है। यानी पहले वो शामिल किया जाए, उसके बाद हम लोग हो सकता है कि विदर्भ के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये करें कि जब हम विदर्भ का विकास करने में स्वयं के शासनकाल में मैं विकास की बात नहीं कर विफल रहा। हो जाएंगे, क्योंकि हम अलगाव चाहते क्यों हैं? जी, उसका मुख्य तर्क क्या है? कि विदर्भ जो है विकास में पिछड़ा रह गया। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी विदर्भ की कोई, और जैसे तेलंगाना की अलग अस्मिता का मुद्दा था, विदर्भ मराठी भाषी राज्य है, इसलिए विदर्भ, लेकिन विदर्भ के लोग ये नहीं मानते। नहीं, विदर्भ के लोग मानते हैं। प्रेम शुक्ला जी काफी लगातार विदर्भ के लोग आता जाता रहता हूं, काफी विदर्भ विदर्भ के लोग नहीं मानते। चलिए एक तथ्य को इसको भी समझिएगा राजीव जी, कि विदर्भ में हम चुनाव लड़े और हर कोई जानता है कि हम विदर्भ को अखंड राज्य रखने के पक्षधर हैं। आज 4 के 4 हमारे एमपी वहां से चुनकर आए, यानी रामटेक हमारे कृपाल तुमाने चुनकर आए, प्रताप राव जाधव बुल्ढाना चुनकर आए, यवतमाल लेकिन वहां पे सीटें तो 12 हैं, और अमरावती विदर्भ में नहीं, उसमें हमारे पास जो हिस्सा है हम 100% वहां चुनकर आते हैं। ये इस बात का संदेश देता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में इस मुद्दे पर अगर किसी प्रकार का मतभेद भी है तो भी जनता शिवसेना की बात को मानने लेकिन यहाँ पर से महाराष्ट्र है। जी चलिए, ये विदर्भ की बात तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार बनने के बाद होगी, उसके बाद ही ये बात आगे बढ़ेगी। नाउ आई थिंक वी हैव गॉट आवर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर कृपाशंकर सिंह विद अस। मुझे ऐसा लगता है कृपाशंकर सिंह जी शायद हमारे साथ हैं। राइट, लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू हिम, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, कृपाशंकर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अब दोनों के बीच में भी अगर मतलब विचारों का आदान प्रदान हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र के लोगों को ये समझने में बहुत अच्छा रहेगा कि 15 साल की सरकार को एक बार फिर क्यों वोट दिया जाए और शिवसेना की सरकार को क्यों लाया जाए। कृपाशंकर सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं मिजाज साहब? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो, सो नाइस ऑफ यू। मैं जानता हूं कि आज आप बहुत बिजी हैं, मैं जानता हूं कि टिकट्स का वितरण हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपाशंकर सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में ही हैं, लेकिन आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि जहां तक कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन का प्रश्न है, क्या सारी समस्याओं का समाधान निकल चुका है? क्या सब कुछ हल हो चुका है? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी उसके मुताबिक सोनिया जी की बात शरद पवार जी से हो चुकी है और आपकी जितनी भी समस्याएं थी वो सारी हल हो चुकी हैं। क्या ये बात सही है? क्या इसकी आप पुष्टि कर पाएंगे? कृपाशंकर सिंह जी बताएं। जी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी 15 साल पहले एक विचारधारा के तहत सरकार में आई और सरकार चला रही 15 वर्षों से। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी एक ही विचार की है, कुछ बातों को छोड़ते हैं तो अलग पार्टी बनने का सवाल नहीं है जी, लेकिन विचारधारा हमारी एक है जी। और मुझे लगता है उसी विचारधारा को लेकर के आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी ने हमेशा कहा है कि समविचारी पक्ष
इस देश के डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एकत्र रहना चाहिए जी। तो उसी ढंग से आज शरद पवार जी जो राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी विचारों के आदान प्रदान के साथ यूपीए सरकार थी तब भी और आज महाराष्ट्र की जो हमारी सरकार है उस सरकार के एक दूसरे के पूरक हैं और उसी दिशा में जो चर्चा हो रही है कभी कोई एक जगह को लेकर के दो जगह को लेकर बातचीत हो रही है तो मुझे लगता है कि समस्या नहीं रहेगी गठबंधन जारी रहेगा। कृपाशंकर सिंह जी ये भी सवाल आपके सामने, आखिरकार 15 बरस तक आप लोगों ने राज किया है महाराष्ट्र में, 15 बरस तक आपकी सरकार रही है। 1999 में इसके बावजूद कि आप दोनों लोग अलग अलग लड़े लेकिन चुनाव आने के बाद सत्ता में आप आ गए क्योंकि नंबर्स आपके साथ थे, संख्या आपके साथ थी। तो 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लेकर के आप चल रहे हैं। इसी प्रकार 15 साल तक शीला दीक्षित जी की भी सरकार रही दिल्ली में और कांग्रेस पार्टी की का क्या हाल हुआ है दिल्ली में? आपकी 5 या 6 सीटें बच गईं। कहीं ऐसा हाल महाराष्ट्र में तो नहीं होने वाला है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कृपाशंकर सिंह जी बताएं। नहीं, हम देखिए डेमोक्रेसी में जी, इस लोकतंत्र में 3 भागों में बांट दीजिए, 3 डिवीजन जी। पहला होता है आश्वासन, दूसरी होती योजना, तीसरी होती वचन पूर्ति जी। आश्वासन लोगों के सामने जब वोट के लिए जाते हैं कि हमको आप वोट दीजिए जी, वो हमारा पहला फेज होता है। चुन के आने के बाद योजना बनती है और योजना बनने के बाद वचन पूर्ति होती है जी। और वो जो आश्वासन होता है वो घोषणा पत्र के माध्यम से होता है जी, मैनिफेस्टो के हिसाब से होता है जी। वो हमने जो दिया है उसको कमिटमेंट पूरा करने का काम जनता ने उसी विश्वास हमको वोट दिया था और हमने वो कमिटमेंट पूरा किया है और मुझे भरोसा है कि महाराष्ट्र की जनता फिर से कांग्रेस और कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी गठबंधन को फिर से सत्ता मिठाएगी। यही हमारा कमिटमेंट है, यही लोगों को चाहिए कि हमारा कमिटमेंट पूरा करें और कमिटमेंट पूरा करने में काम किया है। ये बात 2009 में भी आती थी जी, 2004 में भी आई थी जी। प्रेम शुक्ला जी, कृपाशंकर सिंह जी का ये कहना है और बात बिल्कुल ठीक भी लगती है थोड़ी सी, 3 मर्तबा जो सरकार बार बार चुन करके आई हो उसने वचन पूर्ति तो की ही होगी, तभी लोगों ने उनको वोट दिया है। आप जरा बताएं, जहां तक कांग्रेस एनसीपी का प्रश्न है, कितनी वचन पूर्ति हुई है? आश्वासन, योजना और वचन पूर्ति, तीनों जो 3 लेबल्स जो कृपाशंकर सिंह जी ने बताए हैं, कांग्रेस एनसीपी सरकार कहां तक आपके मुताबिक सफल हुई है? देखिए 2004 का चुनाव लड़े थे और सुशील कुमार शिंदे जी के नेतृत्व में जब लड़ रहे थे तब कहा था कि किसानों को हम मुफ्त बिजली देंगे। मुफ्त बिजली देना तो दूर हो गया, लोड शेडिंग कर रहे हैं। इन्होंने जो है झोपड़पट्टी वालों के मामले में 2004 में जो कहा था, चुनाव खत्म होते विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कहा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो ये इतनी वचन पूर्ति करके। और दूसरा जो आपने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी इतनी स्ट्रांग होती है कि 3 बार सतत जीतने वाली शीला दीक्षित जो है उनकी पार्टी जो है वो सिर्फ 8 विधायक चुनवा सकी और स्वयं शीला दीक्षित को चुनाव के में पराजय का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के भी चुनाव को आप देखेंगे तो 2004 में जो लोकसभा चुनाव का पैटर्न है रिजल्ट वही विधानसभा चुनाव में है, जो 2009 में लोकसभा चुनाव का पैटर्न है वही विधानसभा चुनाव में है। 2009 में 6 की 6 सीटें मुंबई में सारी की सारी सीटें जो है वो कांग्रेस जीत गई थी, दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। आपने भी देखा कि 7 की 7 सीटें वो वहां हार गई दिल्ली में और 6 की 6 सीटें मुंबई में हार गई। और जो सबसे बड़ा मामला है कि जो आपका एक बड़ा वोट बैंक था मुंबई शहर का, महाराष्ट्र में एक नॉन महाराष्ट्रियन का एक बड़ा वोट बैंक आपका था। जब स्वयं श्रीमान कृपाशंकर सिंह जी सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करके कहते हैं कि मुझे इसलिए सरकार में अभियोजन उत्पीड़ित कर रहा है क्योंकि मैं उत्तर भारतीय हूं। जो मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, यदि उसको स्वयं उत्पीड़ित किया गया हो जिस सरकार में, और इनके खिलाफ याची कौन था, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी याची था। तो जिस सरकार ने उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और कृपाशंकर सिंह जी को मैं जानता हूं कभी असत्य नहीं बोलेंगे, इन्होंने शपथ पत्र दायर करके सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा कि मैं चूंकि उत्तर भारतीय हूं इसलिए महाराष्ट्र में जांच और अभियोजन के लोग उत्पीड़ित कर रहे हैं। और जांच और अभियोजन का जिम्मा किसके पास था? वो जांच और अभियोजन दोनों का जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट के पास था। तो प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी कृपाशंकर सिंह जी जरा ध्यान से सुना जाए, प्रेम शुक्ला जी क्या कह रहे हैं। क्या प्रेम शुक्ला जी आप आमंत्रित कर रहे हैं कृपाशंकर सिंह जी को वो आकर के क्या शिवसेना में आ जाए? मैं आमंत्रित नहीं कर रहा हूं, सिर्फ किस तरह से इनके कार्यकाल में किस तरह से गैर मराठी भाषी हिंदी भाषियों को पीड़ित किया गया स्वयं कृपाशंकर सिंह के अनुसार, वो मैं उदाहरण समेत पेश कर रहा हूं। कृपाशंकर सिंह जी आप बताएं, आपने सुना प्रेम शुक्ला जी ने जो कुछ भी कहा,
आप जरा बताएं जी। विषय को विषयांतर मैं नहीं करना चाहता हूं जी। प्रेम भाई ने अभी जो बात कही, प्रेम शुक्ला साहब ने, मैं यही कह सकता हूं कि अगर 15 साल कोई एक हमारी ये होती डेडलाइन किसी को होती जी। जहां तक झोपड़पट्टी की बात है, मैं ही 1999 चुनाव के बाद जब सुशील कुमार शिंदे जी 2003 में मुख्यमंत्री थे जी, हमने ही वहां पे ये जो मोहम्मद अली स्टेट है, मोतीलाल नेहरू नगर है, बीकेसी के पास, ये बात कही थी कि 2000 तक के झोपड़पट्टी वासियों को 95 का अधिकार मिला। मेरा सिर्फ एक ही कहना है और सभी पार्टियों से कहना है कि जब हम किसी का मतदान लेते हैं, हमारी जवाबदारी बनती है उनको प्रोटेक्शन देना। 1999 में जिन लोगों ने वोट दिया था उनकी बात मैंने कही थी कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि मतदान देने का अधिकार है तो उनको जीने का भी अधिकार है। आज तो ये मैं कह सकता हूं कि कौन सी मिस्टेक हुई, लेकिन प्रेम भाई शुक्ला जी आप भी उस बात को समर्थन करेंगे कि आखिरकार हमारी वो मांग, गरीबों की मांग, इस मुंबई में झोपड़पट्टी में रहने वालों की पीड़ा, उसको सुना गया। समय जो भी लगा होगा, हमको भी पीड़ा थी, समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन आज मैं कह सकता हूं उस पीड़ा को सरकार ने पूरा किया, इसलिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। दूसरी बात प्रेम भाई ने कहा है, मैं यही कहूंगा, किसी शायर ने खूब कहा है कि बड़ी मुद्दत से दिल की बेकरारी को करार आया, जिस जालिम ने तरस आया उसी जालिम पे प्यार आया। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अब ये प्यार किसको किस पर आ रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, नहीं, प्रेम भाई हमारे अच्छे मित्र हैं, प्रेम भाई हमारे अच्छे मित्र हैं, प्रेम भाई एक अच्छे पत्रकार हैं, प्रेम भाई उत्तर भारतीय समाज के हैं। तो जहां तक समाज की बात है, जहां पार्टी के हमारे विचार अलग हो सकते हैं, बट हमारी वैचारिक जो उत्तर भारतीय समाज की होगी, उनका पत्रकारिता का विचार होगा, वो ठीक है ना। हमारे पार्टी, वो जिस पार्टी में है, जिस पार्टी की तरफ से आज प्रवक्ता करके आपके साथ बात कर रहे हैं, उनके अपने पार्टी के विचार हैं जी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास वापस आता हूं। जहां तक उत्तर भारतीयों का प्रश्न है, आप ये बताएं, कृपाशंकर सिंह जी, प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन आप ये बताएं कृपाशंकर सिंह जी कि जहां तक उत्तर भारतीयों का प्रश्न है, क्या आज भी उत्तर भारतीय आपके उतने ही समर्थक हैं जैसे पहले हुआ करते थे? जो प्रेम शुक्ला जी ने सवाल उठाया है कि आज की तारीख में उत्तर भारतीय, पूरी बात सुन लें, पूरा सवाल सुन लें कि अगर उत्तर भारतीय आपके साथ होते तो लोकसभा चुनावों के नतीजे कुछ और होते, परिणाम कुछ और होते। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी और रिकग्नाइज करनी पड़ेगी। और उसके आगे आप क्या रणनीति बता रहे हैं, अगर आप उसको रिवील करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी उसका विश्लेषण जरूर करके दें हमारे दर्शकों के लिए। कृपाशंकर सिंह जी बताएं। जी बजाज साहब, ऐसा है जी कि उत्तर भारतीय समाज हो या जो भी समाज मुंबई में रहता हो, पूरे देश की बात है, तूफान बार बार नहीं आता जी। कोई उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी में गया नहीं है, लेकिन उस समय की परिस्थिति में लोगों को एक भरोसा था, एक बड़ा अलग ढंग से विचार थे जी कि अगर ये पार्टी आएगी, इस पार्टी का नेतृत्व होगा तो हमारा भला होगा और हम बहुत अच्छे ढंग से होंगे, विकास होगा। उसके मुद्दे के ऊपर लोगों ने मतदान किया। पार्टी में नहीं गए थे, पार्टी छोड़ के कोई नहीं गया था, आज भी पार्टी छोड़ कोई नहीं गया है, लेकिन आप 2 उपचुनाव देख लीजिए, मैं और क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा, राजस्थान गुजरात में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में रोहनिया विधानसभा क्षेत्र आता है। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में 87,000 को लीड मिली थी नरेंद्र मोदी जी को, और अनुप्रिया पटेल वहां से विधायिका हुआ करती थी। सांसद बनने के बाद वो जगह खाली हुई और अनुप्रिया पटेल की मदर, माता जी उनकी चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी और ये अपना दल सब मिलकर लड़ रहे थे, वहां सीट हार गई, 1,03,000 का डिफरेंस आया। तो लोग अगर उस पर विश्वास करते तो आज वहां पे रोहनिया सीट को 87,000 से तो जीतना ही चाहिए था जी। तो ये विचारधारा है, लोगों को एक अच्छे सपने दिन में दिखाए गए, उस सपने के भरोसे लोगों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो चुका है। उपचुनाव ने हम देश को बता दिया है कि ये देश की जनता समय पर अपना फैसला करती है, समय पे किया है, और आने वाले समय में महाराष्ट्र में फिर यही कांग्रेस गठबंधन सरकार चौथी बार बनाएगी, 5वीं बार बनाएगी, ये महाराष्ट्र की जनता का निर्णय होगा।
मुझे मालूम था कृपाशंकर सिंह जी इसी विषय में बात करेंगे जरूर। आखिरकार जहां तक के भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना का आप सवाल है, वैसे ज़्यादातर ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि संगठनात्मक तरीके से जब कोई भी चुनाव लड़ता है तो संगठन के किसी भी हिस्से से ये सवाल पूछा जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ कृपाशंकर सिंह जी भी हैं और इस वक्त हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप बताएं जी। एट द मोमेंट विद अस वी गॉट मिस्टर प्रेम शुक्ला एज वेल, and somehow we are not able to put him on screen. I don't know why. We are only seeing Mr. Kripashankar Singh, but all the same, प्रेम शुक्ला जी, आप ये बताएं जहां तक के आपका प्रश्न है। All right, we all three of us are on screen now, right? Now, प्रेम शुक्ला जी, आप ये बताएं कि 3 उपचुनाव हुए नरेंद्र मोदी जी के जीतने के बाद और अभी तक तो सो कॉल्ड हनीमून पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है। 1 साल तक किसी भी नई सरकार का हनीमून पीरियड रहता है। ये क्या चमत्कार हो गया कि उत्तराखंड में आप भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा, उत्तर प्रदेश में तो ऐसी करारी हार का सामना देखना पड़ा जहां पर 71 सीट लेकर के आए थे, 71 सीट आउट ऑफ 80, और उसके बाद राजस्थान जैसे शहर में, राजस्थान जैसे स्टेट में। अब आप ये बताएं कि क्या उसका इफेक्ट आपको लगता नहीं है, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या महाराष्ट्र में नहीं पड़ेगा? बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश का विशेष कर पे आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव के पैटर्न में डिफरेंस होता है। जी 2012 में आप देखेंगे कि 48 विधानसभा सीटें सिर्फ जीत सकी थी भारतीय जनता पार्टी और 71 विधानसभा लोकसभा सीटें जीत गई। इसी तरह आप 2007 देखेंगे तो मायावती लगता था कि 50 सीटें 2012 के लोकसभा में लेकर आएंगी, लेकिन उसका उल्टा हो गया। 2009 के लोकसभा में वो उतर नहीं पाते हुए। तो उनका लोकसभा का पैटर्न डिफरेंट होता है, विधानसभा का पैटर्न डिफरेंट होता है। बिहार में आपने देखा जदयू और राजद इकट्ठे आ गए। सिर्फ राजस्थान और गुजरात के चुनाव जो परिणाम है वो थोड़े चौंकाऊ निश्चित तौर पर है और उसको करेक्ट किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो इंडिकेटर होते हैं विधानसभा चुनाव के, 2004 2009 के चुनाव इसके प्रमाण है। और जो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो मुंबई और आसपास का जो परिसर है, जहाँ 34 और 28 सीटें सीधे 36 और 28 सीटें, 64 सीटों का एक बल्क यहाँ पर है। इन सीटों का जो सबसे बड़ा आप देखेंगे तो हिंदी भाषी समाज बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस में 2004 से 2014 तक हमारे उत्तर भारतीय समाज के किसी व्यक्ति को मंत्री भी नहीं बनाया गया और किस तरह से उत्पीड़ित किया गया कृपाशंकर सिंह जी को, ये पूरा समाज को के ध्यान में है। और उसका परिणाम जो है आज जो है हिंदी भाषी समाज बड़े पैमाने पर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो जनता है, जनादेश जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। लोग कहते थे कि प्रिया दत्ता अपराजय है, पराजित हो गई। संजय निरुपम लास्ट टाइम चुनाव जीते थे उत्तर भारतीय प्रतीत होकर, 4.5 लाख वोटों से हारे हैं। उत्तर भारतीयों ने उनको वोट नहीं किया। मिलिंद देवड़ा अपराजय माने जाते थे, चुनाव हार गए। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है, जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो वोट बैंक शिफ्ट हो गया है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पे मुझे जरा चुनाव पे दिखाई देगा, जरा सा आपको रोकना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो सामने आती है, मैं चाहूंगा कृपाशंकर सिंह जी इस पर रिएक्ट करें कि ये कहा जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी बार बार इसी बात को कह रही है कि 282 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की खुद ब खुद स्वयंभू तरीके से जो आई हैं, 282 सीटें आज तक कभी किसी पार्टी की नहीं आई, ना जाने कितने साल हो गए। 1984 के बाद सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि 250 का आंकड़ा क्रॉस किया है किसी सिंगल पार्टी ने। लास्ट टाइम इट वॉज राजीव गांधी, इट वॉज द पोस्ट असैसिनेशन इलेक्शंस ऑफ 1984, पोस्ट असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी ऑफ 1984 दैट द कांग्रेस वन सो मेनी सीट्स। उसके बाद भी जो कांग्रेस की सीटें आई 1989 में, वो भी 197 सीट्स आई थी। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी की लहर नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की सुनामी है। यह कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही सब चुनाव जीत लिए जाएंगे। क्या यह सुनामी रुक गई है? क्या इस पे बांध दिया गया है? या फिर जो लहरें, इतनी बड़ी बड़ी लहरें जो समंदर में दिखाई दे रही थी, क्या समुंदर उनको पी गया है? कृपाशंकर सिंह जी बताएं। नहीं, मुझे बताने की क्या जरूरत है। गुजरात के चुनाव नतीजे हैं, लहर कहां है, कौन सी लहर है? मैंने कहा ना कि झूठे सपने बेचे गए, उन सपनों पे लोगों ने भरोसा किया। तूफान रोज रोज नहीं आता है जी। सपने, एक बार सपने के ऊपर भरोसा होगा, हमेशा नहीं होगा जी। अगर उनकी जादुई छड़ी थी, उनकी जादुई बात थी। आज मैं कह रहा हूं कि उद्योग जो भी लगाए जा रहे हैं, अभी तक समझ में देश की जनता को नहीं आ रहा है कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं कि अब देश के प्रधानमंत्री हैं कि गुजरात के प्रधानमंत्री हैं। कौन सा उद्योग आया और कहां गया? गुजरात जा रहा है।
महाराष्ट्र में पालघर में 200 एकड़ जमीन यहाँ पे 2611 के होने के बाद वहां आरक्षित की गई कि यहाँ पे सैन्य को प्रशिक्षण दिया जाएगा, आतंकवादी गतिविधियों रोकने के लिए हुआ जाएगा। वो भी प्रोजेक्ट आज के 15 दिन पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा ये प्रोजेक्ट गुजरात में जाएगा। तो कौन सा जादू है? गुजरात में जादू अगर चलाने की बात होती तो 3 सीट हारते क्यों? आप तो देश के प्रधानमंत्री बने थे। हर राज्य को अपना एक लगता है कि हमारे राज्य का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना है, उसके बाद पूरा विश्वास होना चाहिए था। आप 26 की 26 लोकसभा जीते थे, तो आपको 3 विधानसभा हारने की क्या जरूरत थी? राजस्थान में आप 25 के 25 लोकसभा मतलब हार गए थे, कांग्रेस हार गई थी, कोई नहीं बचा था। तो आपकी 4 सीट में से 3 सीट जीतती क्यों? वाराणसी लोकसभा में क्यों होता? ये जो सपने थे जो बेचे गए थे, आज भी मैं एक बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जिस समय नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में थे या पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, पूरी सभाओं में कहा करते थे कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, पाकिस्तान के लोग जो सीमा में हमारे सुधाकर सिंह, हमारे हेमराज सिंह जो बेचारों का गला काट लिया गया, जिस शैतान ने गला काटा उस शैतान के यहाँ एक पत्रकार के नाम पे कलंकित करने वाला व्यक्ति वो जा करके उससे चर्चा करता है। उससे चर्चा करने का टाइम उससे बात करता है हंस हंस के। पूछो उसकी पत्नी सुधाकर सिंह की, देश के लोगों से पूछो, तब कह रहे थे आंख में आंख मिला के बात करनी चाहिए थी। क्यों नजर कमजोर पड़ गई? क्यों पत्रकार जाके उससे बात करता है और कहते हैं उस पत्रकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपसे बजाज साहब, आप भी पत्रकार हैं कि आप पाकिस्तान में जाके ऐसे शैतानी लोगों से बात कर सकते हैं? आप सीधे जा सकते हैं? आप ट्रेन से उतर करके प्लेन से उतर के उसके घर पे जा सकते हैं? इतना आसान है? किसी आतंकवादी के यहाँ ऐसे चले जाएंगे? एक प्रश्न सरकार बोल नहीं रही है। एक प्रश्न नहीं, बड़े राष्ट्रवादी तत्वों को उठाया आपने। एक प्रश्न पैदा होता है कि 26/11 के बाद जब हमारी भारत सरकार ने यह तय किया कि हम पाकिस्तान से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे, तो आपके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शर्म अल शेख में जाकर बलूचिस्तान के आतंकवाद में हिंदुस्तान का हाथ है, इससे बड़ा शर्मनाक पूरे हमारे 67 वर्षों के इतिहास में इससे बड़ा शर्मनाक उदाहरण कोई दिखा सकते हैं आप? और उसके लिए आप कब शर्मिंदा हुए? और हेमराज सिंह की कत्ल के बाद जब आपके विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बिना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान के निवर्तमान प्रधानमंत्री के लिए हरा गलीचा बिछाया, तब आपको शर्म क्यों नहीं आई? और आपको तब कब क्यों शर्म नहीं आई जब जो है आपने हमारे देश के नागरिकों के मारे जाने के बाद आपके मंत्री ये कहते हैं कि सीमा पर लड़ने गए लोग जो हैं वो शहादत के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इसकी तुलना में कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार में जैसे ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात करने की गुस्ताखी उनके राजदूत ने की, तत्काल वार्ता बंद कर दी गई। आंख में आंख डालकर बोलने की भाषा यही हुआ करती है। आंख में आंख डालने की भाषा, यदि कांग्रेस को लगता है कि युद्ध है तो कांग्रेस संसद में कृपया यह प्रस्ताव ले आए कि आप युद्ध के लिए चलें। लेकिन कांग्रेस जो है वो स्वयं अपनी कायरता को, प्रेम शुक्ला जी पराक्रम है, एक मिनट कृपाशंकर सिंह जी, आप बोलने के पहले वहां सुनी नहीं जाती जी, लेकिन बोलने के पहले कृपाशंकर सिंह जी और प्रेम शुक्ला जी, आज की तारीख में जो बात हो रही है, आज की तारीख में सरकार नरेंद्र मोदी की है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इसके पहले जो कुछ हुआ उसकी वजह से, इन सब चीजों की वजह से लोगों ने आपको सत्ता में लेकर के आए। आज की तारीख में सत्ता आपकी है। लेकिन कृपाशंकर सिंह जी, आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जो इन्होंने बात करी, चलिए पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हुआ नहीं हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की अपनी एक विदेश नीति थी। आई पर्सनली एग्री विद सो मेनी थिंग्स, आई डिसएग्री विद सो मेनी थिंग्स एज फार एज डॉक्टर मनमोहन सिंह इज कंसर्न। लेकिन आज की तारीख में चीन के प्रेसिडेंट यहां पर आते हैं, हाथ मिलाकर जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि द चाइनीज आर्मी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ रीजनल वॉर एंड द चाइनीज हैव इन्फिल्ट्रेटेड राइट इनटू इंडियन टेरिटरी। अभी भारत सरकार से कोई खास वक्तव्य तक नहीं आया है। जी बताएं कृपाशंकर सिंह जी। जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि यही मैं बताना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी, आपकी बातें सुनता कौन है? आपकी पार्टी की बात सुनता? आपने कहा नवाज शरीफ नहीं आना चाहिए, आए नवाज शरीफ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आए, आपकी बात सुनता कौन है? आपकी बात कौन सुनता है? आप कांग्रेस के यूपीए सरकार बारे में बता रहे हैं, आपकी बात कौन सुनता है? सोनिया गांधी की बातें नहीं, आज तो आपकी सरकार है ना, आपकी शिकायत थी। आज तो आपकी सरकार है ना, आप मिलजुल के सरकार में है ना, आपके सपोर्ट से
आपकी पार्टी के सपोर्ट से सरकार चल रही ना? राहुल गांधी को आपकी पार्टी सपोर्ट चल रही ना? क्या नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या सत्य नहीं है? लेकिन तो पुरानी बात हो गई ना प्रेम शुक्ला जी, मैं अभी की बात सरकारों नहीं। के प्रेम शुक्ला जी, ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई। सरकारों के संचालन के संदर्भ में प्रसंगवश उदाहरण पेश किए जाएंगे। जी बताएं। उन उदाहरणों का जवाब राजीव कुमार जी बताएं। जी बताएं। राजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी, देश की जनता जानना चाहती है कि उस जवानों का जिसका गला पाकिस्तान में काटा गया है, उस गले को वापस लाएंगे या उस बदमाश को? हमने नहीं किया, हमारे ऊपर आरोप लगाया। आज आप कहिए उसका गला लाने का काम हमारा हिंदुस्तान हमारा करेगा, पाकिस्तान के समक्ष हमारा करेगा। रहे थे। आप ये बात करिए। सलमान खुर्शीद हमारे जवानों का सिर काटे जाने के बाद पाकिस्तानी अरे प्रधानमंत्री आज की बात करिए, क्यों खिला रहे थे? आज की बात करिए कि चाइना के बॉर्डर पर क्या हो रहा है? कम से कम जो है जैसे भारत के बॉर्डर पर क्या हो रहा है? रोकने का साहस दिखाते हैं। आज की बात करिए, मजबूरी को जो है कारगिल की घुसपैठ की बात करेंगे। कारगिल की घुसपैठ की बात करेंगे। कब कारगिल में घुसाए थे? आप तो सियाचिन का सौदा कर रहे थे। जनरल वीके सिंह के अनुसार आप सियाचिन का सौदा कर रहे थे। आप इस देश की जसवंत सिंह जी की तबीयत ठीक नहीं है। कंधार में आतंकवादी को बिठा गए, उसकी बात करोगे आप? लेकिन एक मिनट, यहाँ आप दोनों महानुभावों को, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, कृपा शंकर सिंह जी, प्रेम शुक्ला जी, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की सत्ता है। नरेंद्र मोदी जी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी ने अगर एक वादा किया था पूरी कैंपेन के दौरान, और मुझे बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि सबसे पहले यही शो था 5 साल पहले, 6 साल पहले, अलग चैनल पर भी, यहां पर भी हम ही लोगों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये सबसे पहले यही कहा गया था, भले आपको याद हो या ना हो। लेकिन यहां पर मैं ये आप दोनों महानुभावों से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी पूरी कैंपेन के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है विल ऑलवेज डील फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, वी विल नॉट बी काउड डाउन, वी विल नॉट अलाउ द ऑनर ऑफ दिस कंट्री टू बी फ्रिटर्ड अवे और बार्टर्ड अवे। यानी देश की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कोई सौदा नहीं होगा। आज चाइना के सोल्जर जो हैं अंदर आ चुके हैं आपकी टेरिटरी के 20 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। गुजरात सरकार जो मैप इश्यू करती है, कमेमोरेटिव मैप जो इश्यू करती है प्रेस रिलीज के साथ, वहां पे अरुणाचल प्रदेश को डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखाती है चाइना के प्रेसिडेंट के विजिट के बाद। आप ये बताएं प्रेम शुक्ला जी, उसके बारे में आज की तारीख में शिवसेना कुछ क्यों नहीं बोल रही है? चलिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, शिवसेना क्यों नहीं बोल रही है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। जिस किसी ने जो है चीन की सीमाओं को गलत तरीके से आंकर गुजरात सरकार ने किया है, उसके इट हैज बीन डन बाय द गुजरात गवर्नमेंट, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। शिवसेना आज तक नहीं हुई है, संप्रभुता के खिलाफ 10 दिन हो चुके हैं। कृपा शंकर सिंह जी, होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कृपा शंकर सिंह जी, सुन लीजिए, आपको एक मुद्दा बताता हूं। अरुणाचल प्रदेश के मामले में 2006 में चीन के राष्ट्रपति हु जिनताओ हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे थे और दौरे पर आने के पहले वो पुरानी बात हो गई, अभी की बात कीजिए। चीन के राजदूत ने कहा कि दक्षिणी तिब्बत है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद उनके दौरे को रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आपका प्रधानमंत्री पूंछ हिलाते हुए विमानतल पर गया और उनकी अगवानी किया। ऐसी तो स्थिति कम से कम नहीं है। हमारे सैनिकों ने चुमार में चीनी सैनिकों को राजू भाई, इससे बड़ा और क्या होना चाहिए? प्रेम शुक्ला जी, क्या कृपा शंकर सिंह जी, एक मिनट, आपके पास आ रहा हूं, क्या चाइना आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपकी इंफॉर्मेशन जरा सी गलत है। चुमार सेक्टर में आज की तारीख में एज फार एज द चाइनीज आर कंसर्न, दे हैव विड्रॉन बाय एग्जैक्टली 5 यार्ड्स, यानी 5 गज पीछे गए हैं और 9 टेंट उन्होंने और लगाए हैं। आवर सोल्जर्स हैव बीन ऑर्डर्ड देयर बट दे हैव बीन टोल्ड नॉट टू फायर, व्हिच इज अ वेरी वाइज थिंग। इन माय पर्सनल ओपिनियन बड़ा अकल वाला काम किया है। उनको कहा गया है आप वहां रहिए लेकिन फायरिंग मत कीजिए, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर ऑन 2 फ्रंट्स। आज की तारीख में आपका युद्ध जारी है पाकिस्तान के साथ, लेकिन वहां पर आप युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन मेरा यह कहना है कि व्हेन यू हैव अडॉप्टेड a particular thing, when you are riding the tiger, you can't get off it. Narendra Modi was riding the tiger. He said that we will not tolerate this. Not only are we tolerating it, sir, we are not only tolerating it, we are trying to woo China
China to come along and invest over here. We are only concerned with investment. We are not concerned with anything else. भारत को कृपा शंकर सिंह जी आप बताएं, एक मिनट, उस हब को तोड़ने का प्रयास किया। मेरा एक सवाल है जी, मेरा एक जानना है प्रेम भाई शुक्ला जी से। जी प्रेम शुक्ला जी, आपकी पार्टी क्या इस विषय पर गंभीर है? अगर गंभीर है तो भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप इस इश्यू पे रिश्ता तोड़ेंगे और उनके खिलाफ खड़े होंगे? नहीं, आप तो चाहेंगे कि हम रिश्ता, चाइना घुसपैठ कर चुका है। नहीं, आप रिश्ता चाहेंगे, चाइना घुसपैठ कर चुका है। आज हमारी सरकार नहीं है, आपके सपोर्ट से सरकार है। किसी प्रकार का समझौता न करने पाए सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और करती रहेगी। लेकिन आपके साथ संकट ये था कि हम अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी का विरोध शुरू करें तो क्या हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को माने, जो चीन का सौदा किए बैठे थे, जो सियाचिन बेच रहे थे, जो बलूचिस्तान में अलगाववादियों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार रहे थे, जो हमारे कत्ल करने वाले सैनिकों को जो है शीर कुरमा खिला रहे थे। तो हमको जब दो लोगों में से चुनना होगा तो जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रद्रोही की तुलना में राष्ट्रवादी को चुनना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के राष्ट्रद्रोही मंत्रियों की तुलना में अधिक राष्ट्रवादी मंत्रियों लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जहां तक शिवसेना का प्रश्न है, जहां तक शिवसेना का प्रश्न है, जहां तक बाला साहेब ठाकरे का प्रश्न है, एक मिनट, वही आप उसी एक मिनट प्रेम शुक्ला जी और कृपा शंकर सिंह जी, मैं आपको याद दिला दूं, अगर शीर कोरमा उनको खिलाया गया नवाज शरीफ जी को, लेकिन नवाज शरीफ को गिलानी को खिलाया गया, उस वक्त के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आज की तारीख में आप भी नवाज शरीफ को यहां पर लेकर के आए हैं, जो नवाज शरीफ माफ कीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, हमने विरोध किया, करेक्ट है प्रेम शुक्ला जी, वही नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे जब कारगिल की घुसपैठ हुई थी, और आज भी कोई नवाज शरीफ का रवैया बदला नहीं है। दैट इज नॉट द वे। अगेन कारगिल की घुसपैठ की जांच करेंगे, जब उनको निमंत्रित किया गया तब इस बात को ना भूले, उन्होंने कहा था कि कारगिल की घुसपैठ की जांच करेंगे, बट अगेन gentlemen, again we are not concerned with what took place earlier. Let's talk about what is happening right now. But the fact is he was promising that he will take an action. That's all right. But it will never happen. And that is and nothing will happen. I can assure you nothing will happen. Prosecution there. But then that nothing will happen to that effect. But the only thing that I am concerned with at the moment is that the Chinese are inside Aksai Chin. The Chinese are inside Ladakh at the moment. Very shortly, वो राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, जवाब दिया कि आपके सिर को क्या है। नहीं, लोहिया जी ने ये कहा था। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता दूं, एक मिनट शुक्ला जी, एक मिनट, मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1962 की ये बात है, और 1963 में जब पार्लियामेंट बैठा, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हुआ, तब पंडित नेहरू ने ये कहा था that not even a blade of grass grows in that area. तब राम मनोहर लोहिया जी ने उठ करके कहा कि मेरे सर पे भी एक बाल नहीं उगता, तो क्या मैं अपना सर भी काट के दे दूं? Which is absolutely true. A mistake was made at that time and we should all acknowledge that. लेकिन कृपा शंकर सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जहां तक आपका प्रश्न है, आपकी पार्टी का प्रश्न है, आज तक आप लोग बैकफुट पर खेल रहे हैं, बैकफुट पर खेल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि जब आपकी सरकार थी, जो प्रेम शुक्ला जी आज बोल रहे हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको इस बात से लताड़ते थे, खदेड़ते थे कि आप लोग इतने वीक हैं, इतने कमजोर हैं, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ आंख में आंख मिला करके आप लोग बात नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में आप यहां पर आकर के बोल रहे हैं। मैंने किसी और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन को इस तरीके से बात करते हुए नहीं सुना है। आखिरकार इसके पीछे क्या मिस्ट्री है? क्या आप पहले ही हार मान चुके हैं कि चुनाव में आप हारने वाले हैं? कृपा शंकर सिंह जी, ये बताएं। मुझे लगता है कि सब्जेक्ट जब डाइवर्ट हो जाता है, प्रेम भाई शुक्ला जी, आपने शीर कुरमा की बात करी, आप क्या उनको चाउमीन खिला रहे हैं अभी? जी, आप पुराना उदाहरण दे रहे हैं। आप 1971 के भूल गए। सुन लीजिए, मेरा सुन लीजिए ना, बोलिए। आप 1971 भूल गए, वो वीरांगना इंदिरा जी गांधी को भूल गए आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई में यही सॉरी अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसको दुर्गा कहा 1971, आपको याद नहीं है? चाइना की युद्ध आपको याद नहीं है? आज सच्चाई से भागिए मत।
आपकी पार्टी हम आपकी युद्ध जीत पार्टी गए और समझौता को हार ये गए। याद दिला इसको रहे भी याद कर रहे हैं। हैं। देश की जनता जानना चाहती है, सुन लीजिए ना, देश की जनता जानना चाहती है कि चीनी भारत में घुसपैठ कर चुका है। आप पुराने इतिहास को बुला के आरोप प्रत्यारोप से निश्चित तौर पर बच चीन नहीं को सकते। घुसपैठ करने आप से सीधा रोकेंगे, सीधा हमारी प्रतिबद्धता आप सीधा है। सीधा आज की सरकार आपके सपोर्ट से सरकार, आपके विचारों से सरकार चल रही है। क्या ये सरकार घुसपैठ रोक करके, निश्चित तौर पर क्या ये प्रतिबद्ध है। सरकार पाकिस्तान और से चीन से हमने करके पहली बार करेगी पहली सरकार और है, आप उसके साथ जिसने बने चीन से रहेंगे। कहा कि पहले एलएसी ठीक करो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो अब डिसाइड क्या होना किया? आवश्यक है। ये सख्त क्या शब्दों में किया? कहने का साहस हम नहीं दिखाया, वरना डॉक्टर मनमोहन सिंह आज का बयान आज वो बनता लद्दाख था। में चीनी जी आज लद्दाख में चीनी घुसपैठ कर चुका है। जी आप बोले उसको- ठीक करो, उसको हम क्या लगातार ठीक किया? डिप्लोमेटिक यहाँ से वे में चाइना उसको सीमा पहुंचा। के उस पार भेज रहे हैं। डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं, सीमा आप के करें, पार अभी भेजा आप जा अभी रहा है। करें, युद्ध का डिप्लोमेटिक है। युद्ध का शंखनाद नहीं, होना चाहिए। क्या ये अभी- कांग्रेस का मंतव्य है? आप स्पष्ट कर दें, कांग्रेस क्या चीन के साथ युद्ध का समर्थन करता है? आप कृपया अपनी तरफ से एक प्रस्ताव दे दें। हम तो कहते थे ना कि आप पाकिस्तान से Yes, समर्थन दे रहे हैं। आप देंगे क्या? डिप्लोमेटिक- कांग्रेस आज पार्टी आप कृपया डिप्लोमेटिक बात अपना कर ये रहे मंतव्य हैं। स्पष्ट करे, क्या वो चीन के साथ घुसपैठ के मुद्दे पर युद्ध का आग्रह रखती है? कृपाशंकर सिंह जी, मैं आपने कहता सवाल पूछा जा हूं, रहा है, उसका जरा जवाब दो। आप डाइवर्ट मत करिए, आप और डाइवर्ट मत वैदेशिक करिए। एक मिनट, मामलों में उनको जवाब देने हम दीजिए। छोड़िए। अरे उनको कृपाशंकर सिंह जी को मेरी जवाब बातें देने नहीं- दीजिए। जी 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 मेरी बताएं बातें नहीं सुन रहे बताएं हैं। जी बताएं बताएं। प्रेम भाई शुक्ला जी, चीन घुसपैठ कर चुका है। हिंदुस्तान की सीमा पर कोई भी देश अगर घुसपैठ करता है तो उसको जिस तरीके से रोकना है रोकना चाहिए, चाहे जो भी तरीका हो। हमारी सरकार ने किया तो गलत किया। आप जो कर रहे हैं डिप्लोमेट कर रहे हैं, मेरी समझ नहीं आता डिप्लोमेट की पहले क्या भी परिभाषा है। डिप्लोमेसी शुरू होती है। अभी आप सीमा डिप्लोमेट की विवाद बात में कर युद्ध रहे हैं। पहला कदम नहीं है। चलिए ये तो रही सीमा विवाद की बात। अगर आप महाराष्ट्र की ओर वापस आते हैं, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है और आप महानुभावों का मुझे बहुत धन्यवाद करना है कि इसके बावजूद कि आप सब लोगों को हर जगह पे अलग अलग मीटिंग्स के लिए जाना था, आप इस शो में इतनी देर तक रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने के पहले एक एक सवाल आप दोनों से। कृपाशंकर सिंह जी, पहले आप ये बताएं कि जहां तक के शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, आज की तारीख में उनका गठबंधन अनाउंस हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। क्योंकि मैं शुरू से ये बोल रहा हूं कि आप सब लोग बड़े मेच्योर्ड लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई मतलब बच्चों के खेल में इस तरीके से कोई भी तलाक नहीं देता है। जैसे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की जो शादी है वो 25 साल पुरानी है, और एनसीपी तो आप ही का अंग है, कांग्रेस पार्टी का ही अंग है। लेकिन यहाँ पर कृपाशंकर सिंह जी, 15 साल तक आपने राज किया है और इस 15 साल में न जाने कितने स्कैम सामने आए हैं। इसके अलावा जहां तक इरिगेशन स्कैम का प्रश्न है, आपके पार्टनर एनसीपी का प्रश्न है, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार जी के कथनों का प्रश्न है, उनको लेकर के आप जनता के पास किस प्रकार जाएंगे, वो जरा आप समझा दें। जी बताएं। कांग्रेस पार्टी की उच्च स्तरीय चर्चा हो रही है। जी। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी का गठबंधन जारी रहेगा जी। और आने वाले समय में फिर से सरकार बनाने का नेतृत्व कांग्रेस करेगी और गठबंधन जारी रहेगा। लेकिन अजीत दादा पवार ने जो कुछ कहा उसके बारे में मैंने डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा है, वो भी जरा कृपा करके सबके सामने आप रख दें। जी कृपाशंकर सिंह जी बताएं। मैंने कहा ये विचारों की बात है, वो चर्चा मैं वो बात नहीं कर रहा हूं जो आपसे कहा, मैं वो बात कर रहा हूं जो उन्होंने विदर्भ के किसानों से कहा, मैं वो बात कर रहा हूं। क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है कि अजीत दादा पवार के शब्दों को मैं यहां दोहराऊं। मुझे लगता है आप में भी हिम्मत नहीं होगी। कृपाशंकर सिंह जी, जरा आप कृपा करके ये बताएं कि आप किस तरीके से उनके ऊपर नियंत्रण लाएंगे, किस तरीके से उनको कंट्रोल करेंगे, ये तो बता दें। जी बताएं। जी कृपाशंकर सिंह जी, क्या हुआ? I don't think Kripashankar Singh ji wants to hear us. I don't think he wants to hear us. All right. I think we have lost his phone. Either we have lost his phone or perhaps he doesn't want to answer. लेकिन प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ अभी हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप ये बताएं। Can we have प्रेम शुक्ला on screen, please? जी प्रेम शुक्ला जी, कृपाशंकर सिंह जी से हमने ये पूछा था कि अजीत दादा पवार ने जो कुछ भी कहा, मुझ में हिम्मत नहीं है उसको दोहराने की। मुझे नहीं लगता कि आप में भी होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप भी ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताएं
आज का ये जो चुनाव है, जी जो चुनाव होने वाला है 15 अक्टूबर को जो चुनाव है, इट इज योर्स टू लूज। लेट्स बी वेरी क्लियर। जहां तक आपका सवाल है, ये चुनाव पहले से ये तकरीबन तय है कि आप लोग जीत चुके हैं। जी अगर आप हिट विकेट करें, जी अपनी विकेट खुद ही खो दें, अपने सिर में गोली मार दें, तो बात अलग है। जी तो आप ये क्या कुछ करने वाले हैं कि आपकी दोनों पार्टीज ये ना तो हिट विकेट हों, ना रन आउट हों, ना अपनी विकेट खो दें? जी बताएं। हम वैभवशाली महाराष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जी। और दोनों दलों में जो कुछ राजनीतिक गतिरोध था उसको बहुत बेहतरीन ढंग से उसको निपटाकर जी। हम महाराष्ट्र का, जैसे आपने आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के लिए विजन डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं जी, हम उन विजन डॉक्यूमेंट्स को साकार करने का All right, I tell you what, one second, I think we got Kripa Shankar ji back on the line. Kripa Shankar Singh जी, आपको आवाज आ रही है अब मेरी? Can you hear me now? कृपा शंकर सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? I don't think he can hear us still. No, he can't hear us. All right. I think we should let him go. Thank you so much, sir. Thank you so much for being with us. जी, प्रेम शुक्ला जी, आप बताएं। तो विजन डॉक्यूमेंट और पहले से ही देखिए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के घोषणा पत्रों का अंतर समझिए, हमेशा वचननामा देते हैं और वचन को पूरा करते हैं। 1995 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गठबंधन सरकार आई, तो झोपड़पट्टियों की जो योजना जिसको आज गिना रही है, वो योजना किसकी संकल्पना थी? शिवसेना प्रमुख। शिवशाही प्रकल्प। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे किसकी संकल्पना थी? शिवसेना की। तमाम ब्रिज किसकी संकल्पना थे? हमने पूरा किया। झुणका भाकर योजना, लोगों को 1 रुपए में भरपेट भोजन, ये किसकी योजना थी? हमारी। तो इस तरह की तमाम योजनाएं लेकर, जिस तरह से हमारा ईस्टर्न जो हमारा कॉरिडोर है मुंबई का, उसको डेवलप करना एक बड़ा, मुंबई को राहत दिलाने की हमारी योजना है। किसानों के लिए योजना है, नए तरीके से गैर परंपरागत ढंग से ऊर्जा किस तरह से पैदा हो, उसकी योजना है। विदर्भ का किसान खुदकुशी कर रहा है। महाराष्ट्र सबसे संपन्न किसानों का प्रदेश हुआ करता था। 15 वर्षों के कुशासन ने सबसे अधिक किसानों ने यदि कहीं आत्महत्या की है तो विदर्भ प्रांत है, और उन विदर्भ प्रांत के किसानों के लिए सतत संघर्ष करने वाला एकमेव व्यक्तित्व यदि कोई है तो आदरणीय उद्धव ठाकरे जी हैं, जो लगातार उन किसानों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उनकी कर्ज माफी की ये एक उन्होंने शुरू की। आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये बात कही है, मैं इसको, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज सब्जेक्ट एंड वी हैव बीन ऑन दिस सब्जेक्ट नाउ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप कुछ बोलें, याद रखें, और ये हमारे दर्शकों के लिए है। हमारे दर्शक खुद हमें हर रोज लिख रहे हैं कि भाई आप वापस विदर्भ के ऊपर नहीं गए। हर रोज वहां 3 या 4 किसान आत्महत्या करते हैं, 3 या 4 किसान हर रोज। नाउ इट बॉगल्स द माइंड, अगर 3 या 4 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज ऑफ 4 भी अगर ले रहे हैं, तो 1200 से 1500 किसान साल में आत्महत्या कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव डाइड ओवर देयर? और आज तक किसी ने उनके बारे में ना कुछ सोचा है, ना कुछ कहा है, ना कुछ और किया है। एक 60,000 करोड़ का जो पैकेज था, जो चिदम्बरम साहब ने अनाउंस किया था, उससे जितने भी वहां के सहकारी बैंक थे वो ज्यादा ताकतवर हो गए। उन्होंने अपने जितने भी एनपीएस थे वो सारे के सारे ठीक ठाक कर लिए, अपनी बुक्स को ठीक ठाक कर ली, लेकिन किसानों तक कुछ पहुंचा नहीं। आपकी सरकार, बड़ा संक्षेप में बताएं, क्या करने वाली है अगर आपकी सरकार आती है? किसानों को कर्ज मुक्त करना हमारा दायित्व है, उनको जीवन में फिर से जो है रस लाना हमारा दायित्व। और आपको ध्यान होगा कि 2009 के चुनावों के पहले, सबसे पहले हर किसान जिसके यहाँ खुदकुशी हुई थी, उसके यहाँ हमारे दिवाकर रावते नामक नेता हैं, जी के निर्देश पर हर किसी के घर I think Prem Shukla, I'll just have to stop you for just 1 second. I think we've got Mr. Kripa Shankar Singh back online. Kripa Shankar Singh जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये था कि अजीत दादा पवार और अन्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनकी जो असभ्य किस्म की जो स्टेटमेंट्स आ रही थी अब तक, और उसके पहले भी जो आई थी, इरिगेशन को लेकर के, पानी को लेकर के, उसके ऊपर आप नियंत्रण कैसे करेंगे? हाउ विल यू कंट्रोल दैट सर? वो जरा बताएं कृपा शंकर सिंह जी। नहीं, मुझे एक चीज याद दिलाना पड़ेगा। जी बताएं। आपको याद है, सबको याद है जी, कि एक बार 1995 में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी जी, और उस सरकार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे सम्मानीय मनोहर जोशी जी। उस समय एक माइकल जैक्सन नाम का जो व्यक्ति, मशहूर व्यक्ति अभी नहीं रहा, वो यहाँ कार्यक्रम देने आया था, अपनी कला का प्रदर्शन करने आया था। तो किसी ने सवाल पूछा था मनोहर जोशी साहब से कि आप यहाँ माइकल जैक्सन का कार्यक्रम करवा रहे हैं, उधर किसान भुखमरी कर रहे हैं, तो बोले उनको पैसा क्यों नहीं देते? उनका जवाब था, अगर मैं भूल कर रहा हूं मुझे करेक्ट करिएगा, उनका जवाब था, क्या किसान माइकल जैक्सन जैसा नाचेंगे तो उनको भी पैसा मिलेगा।
तो ये अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक करिएगा। मेरा एक कहना है कि इस देश में किसी पत्रकार की कपोल कल्पना है। No, I don't मैं remember क्योंकि this. मैं उस लगातार जो है I don't मनोहर जोशी remember जी this. के I don't तमाम remember this. बयानों को फॉलो करता रहा हूँ लेकिन और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मनोहर जोशी इतने असंवेदनशील लेकिन व्यक्ति नहीं लेकिन लेकिन कृपाशंकर सिंह जी, चलिए माइकल जैक्सन आया, माइकल जैक्सन गया, और माइकल जैक्सन को लाने वाले आदरणीय राज ठाकरे जी आज की तारीख में शिवसेना में भी नहीं है, कृपाशंकर वो जी के महाराष्ट्र मित्र हैं नवनिर्माण सेना में है। लेकिन फिर भी आपने जो बात कही है, चलिए वो बात हमारे समझते आपके हैं। दोनों के मित्र हैं। लेकिन हाँ, वो मित्र तो सभी के हैं और हमारे तो हर एक कोई मित्र हैं। लेकिन कृपाशंकर सिंह जी, आप ये बताएं कि सही जहां है। तक अजीत दादा पवार जी का प्रश्न है, उनके जो वक्तव्य हैं, उनकी जो जबान है, उसके ऊपर आज तक शरद पवार जी कंट्रोल नहीं कर पाए, आप लोग कैसे करेंगे, वो जरा बता दीजिए, बताएं। नहीं, उन्होंने मुझे लगता है कि एक वक्तव्य जो दिया था, जी। वक्तव्य से खुद आहत होकर के जी। उन्होंने खुद को आत्म परीक्षण किया था और उन्होंने उसके अफसोस भी जाहिर किया था। इसलिए वक्तव्य के अगर खुद आदमी समझ करके किसी वक्तव्य को अफसोस जाहिर करता है, और उसकी उन्होंने खुद कही थी कि मैं कैसे निकल गया, और काफी दिनों तक बल्कि किसी जगह एकांत जगह भी बैठे थे, मुझे लगता है जग जाहिर उन्होंने अपनी बातें कह दी, इसलिए उस पर चर्चा अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। जी, आखिर में कृपाशंकर सिंह जी, क्या आपको लगता है कि चौथी मर्तबा आप लोग जीत करके आएंगे? क्योंकि अभी तक जितने भी सर्वेक्षण आ रहे हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हम लोगों को मिल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। और इस बार 1995 के बनस्पत इस बार इंडिपेंडेंस की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। कृपाशंकर सिंह जी बताएं। 2004 में भी ऐसे सर्वेक्षण थे, 2009 में भी ऐसे सर्वेक्षण थे। उस समय भी कहा गया था कि अब सरकार नहीं आएगी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने हमारे कमिटमेंट के ऊपर विश्वास रखा और आज वही घोषणा पत्र जो हमने दिया था, वो घोषणा पत्र के आधार पर जाएंगे। नए घोषणा पत्र हमारे दिए जाएंगे, उस पर विश्वास करके चौथी बार भी सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। प्रेम शुक्ला जी, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। चौथी नहीं, इस बार चौथा होगा कांग्रेस सरकार का, और 19 तारीख को जो है हम विजयी होंगे, और चौथा जो है 23 तारीख को, 23 अक्टूबर के निश्चित तौर पर और सावधान आमंत्रित है। और दिवाली जो है कांग्रेस के कुशासन का रावण जो है वो भस्म हो जाएगा, और दिवाली महाराष्ट्र के घर घर में मनाई जाएगी। राइट, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। कृपाशंकर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रेम शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Right, you are of course watching The Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj and you're watching me on Lemon News. I tell you what, let's first take a look at what has been happening in the Shiv Sena Bharatiya Janata Party so far. शिव सेना भारतीय जनता पार्टी में अब तक क्या हो रहा है वो हम पहले देख लें, उसके बाद हम देखेंगे मुंबई और महाराष्ट्र की हेडलाइंस। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द शिव सेना बीजेपी सो फार। जिस महायुति के टूटने की बात की जा रही थी, अब एक बार फिर एकजुट होती नजर आ रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ रही बीजेपी शिवसेना अब एक बार फिर साथ नजर आ रही है। इससे पहले माना जा रहा था कि शायद महायुति टूट जाए, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच हुई एक बैठक के दौरान एक दूसरे को मनाने की कवायद की गई। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस आगे चलते रहना चाहिए, ये मानसिकता शिवसेना में भी है, भाजपा की भी है, और इसलिए कई अलग अलग प्रपोजल्स वर्कआउट किए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रवादी को परास्त करना, उसको पराजित करना, ये आम जनता की भावना है। और ये ध्यान में लेकर जो नए नए प्रपोजल आते हैं उस पर हम बहुत सिंसियरली वर्कआउट कर रहे हैं। खबर है कि शिवसेना ने बीजेपी को सीटों के बंटवारे को लेकर एक नया फॉर्मूला दिया है। शिवसेना ने बीजेपी को 130 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव दिया है और शिवसेना खुद 151 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि महायुति में शामिल अन्य पार्टियों को 7 सीटें देने का प्रस्ताव दिया गया है। माना जा रहा है कि शिवसेना द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव पर शायद बात बन जाए और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी शिवसेना एक बार फिर साथ साथ नजर आए। इससे पहले लगातार बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद जारी था। दोनों ही ओर से गठबंधन को बचाने की कवायद जारी थी। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जिद पर अड़ी थी और अब संभावना ये है कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी जिद को तरजीह ना देते हुए 25 साल पुरानी दोस्ती को बचाने के लिए प्राथमिकता दी है। लिहाजा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महायुति बरकरार रहेगी, लेकिन महायुति के लिए मुश्किलें पूरी तरह
थम गई हैं, ये कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि महायुति के दूसरे दलों की सीटों में कटौती कर बीजेपी को देना महायुति के लिए भारी पड़ सकता है। अगर इस फैसले से महायुति के दूसरे दल नाराज हुए तो गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। शिवसेना और बीजेपी के बीच बात बनती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, लिहाजा देखने वाली बात ये होगी महायुति चुनावों में कितना दमखम दिखाती है। सवाल ये भी है कि क्या सीटों के बंटवारे की ये जंग जो अब तक शिवसेना बीजेपी के बीच चल रही थी, अब छोटे दलों की सीटों में कटौती करने के बाद क्या महायुति के बाकी दल भी आवाज उठाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। And do send in your emails on insidestory@lemonnews.com. We really would like to know what you think. I really would like to know what you think. You're watching the Inside Story with me, Rajiv Kumar Bajaj. And of course, that's all we've got for you in this show. We'll of course be back with you tomorrow on the same channel. In the meantime, you watch the headlines from Mumbai and Maharashtra. यानी मुंबई और महाराष्ट्र की आप हेडलाइंस देखें। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम आपके पास हाजिर होंगे कल इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। कांग्रेस ने दिया एनसीपी को नया प्रस्ताव। एनसीपी कांग्रेस को 128 सीटें देने को है तैयार। अघाड़ी पर आज हो सकता है फैसला। शिवसेना बीजेपी में विवाद सुलझने के आसार। 130 सीटों पर मान सकती है बीजेपी। महायुति के अन्य दलों से होगी सीटों की कटौती। मनसे का महाराष्ट्र विकास के लिए ब्लूप्रिंट का नारा। कल जारी करेगी मनसे अपना ब्लूप्रिंट। और इसके साथ ही लाउडस्पीकर बजाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी किए निर्देश। बिना इजाजत नवरात्र उत्सव के दौरान और मस्जिदों में लाउडस्पीकर ना बजाएं।